नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दिए, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन किस पानी से बनाना चाहिए। तो ऑप्शन में तालाब के पानी से, कुएं के पानी से, पीने के पानी से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मध्याह्न भोजन जो है किससे बनाना चाहिए, तो पीने के पानी से बनाना चाहिए। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था तथा इस योजना के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को जो है पोषण युक्त भोजन जो है एक टाइम विद्यालय में दिया जाता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में पढ़ने से, लिखने से, गणित से, भ्रम वाली स्थिति। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है अधिगम और क्षमता से संबंधित है और इसमें जितने भी 20 क्वेश्चन सेट किए गए हैं हमारे नोट्स से हूबहू क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो लोग पहले से नोट्स ले चुके हैं तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, यानी आप ग्राफ कर रहे हैं, यानी आप लिख रहे हैं। तो जिसको जो है ग्राफ करने में या लिखने में समस्या आता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जिसको पढ़ने में अक्षमता होता है या समस्या होता है वह जो है डिसलेक्सिया कहलाता है। उसके बाद जिसे गणित में जो है समस्या होता है वह डिसकैलकुलिया कहलाता है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है आपको गणित में होता है तो इसीलिए जो है गणित की अक्षमता जो है डिसकैलकुलिया कहलाता है। उसके बाद देखिए भ्रम वाली स्थिति को जो है डिसमोर्फिया कहा जाता है। ठीक ना, और यह सभी जो है नोट्स में दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तनाव व तूफान की अवस्था है। तो ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तनाव व तूफान की अवस्था कौन होता है, तो किशोरावस्था होता है। और किशोरावस्था की अवधि होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। और इस अवस्था को इसलिए तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो है यौवना आरंभ होता है। ठीक है, यानी यौवन जो है चाहे लड़का का हो या लड़की का हो आरंभ होता है। और इस अवस्था में बहुत सारे जो है आपको सेक्सुअल हार्मोन शरीर में स्रावित होते हैं, या लड़का का जो है प्राइवेट पार्ट का विकसित होना, लड़की का मासिक धर्म का शुरू होना। तो इसमें जो है बहुत सारा चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए एक मनोवैज्ञानिक जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल जी ने कहा है कि किशोरा अवस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। तो आपको यह कथन भी दे सकता है कि किशोरा अवस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो इसका आप लोग आंसर मारिएगा स्टैनले हॉल। ठीक है, अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए शैशवावस्था की अवधि होती है 1 से लेकर 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। बुनियादी शिक्षा यानी इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं बेसिक एजुकेशन। तो देखिए बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने जोर दिया था। और इन्हीं के जो है सपना को पूरा करने के लिए 1964 में कोठारी आयोग ने इनके जो है आपको जयंती पे जो है 2 अक्टूबर को ही अपना कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, यानी कोठारी आयोग का ये लक्ष्य था कि गांधी जी के सपना को पूरा किया जाए। उसके बाद देखिए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए स्किनर जो है आपको क्या कहते हैं अधिगम की परिभाषा दिए थे। इन्होंने बोला था कि व्यवहार से व्यवहार में आए परिवर्तन को जो है अधिगम कहते हैं। और यह जो है सभी जितना भी हम बोल रहे हैं और सभी नोट्स में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलकूद विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन में मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, इनमें से सभी। तो देखिए खेलकूद जो है विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक होता है, तो इनमें से सभी। खेलकूद से जो होता है बालक का या बालिकाओं का जो है मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है और सर्वांगीण विकास भी होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किस में है, तो अनुच्छेद 21 के क में है।
आपको बता दें कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है। आपको बता दें कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया गया था, और इसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है। तो अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 46 में क्या है। तो अनुच्छेद 46 में है कि राज्य जो है समाज के कमजोर वर्ग जैसे एससी एसटी वर्ग के जो है उनके शिक्षा का ध्यान रखे, उनके उत्थान का भी ध्यान रखे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष, शिक्षक, विद्यालय भवन, इनमें से सभी। तो देखिए आपको विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनमें से सभी आता है। आपको एक बात समझ लीजिए कि विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखिए विद्यालय का जो बाउंड्री होता है ना, उसके अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे शिक्षण क्रियाकलाप हो या विद्यालय भवन है आपको, या खेल का मैदान हो गया, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है आपको शिक्षण कौशल के तहत, यह सभी आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए जो है कक्षा कक्ष हो गया, शिक्षक हो गया, विद्यालय भवन हो गया, यह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स मात्र बहुत ही कम रुपया लेके, मात्र 99 रुपया लेके प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसमें आपको पूरा जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीके जीएस हो गया 40 नंबर पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 नंबर पूछा जाता है, हिंदी हो गया, इन सभी का जो है स्पेशल नोट्स हम मात्र 99 रुपया में देते हैं। और आप लोग जो है बिहार बीएड में 1.5 लाख रुपया देंगे, उससे पहले जरूर आप 99 रुपया खर्च करके हमारा नोट्स लीजिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको तैयारी अच्छा ना लगे तो हम आपका रुपया वापस कर देंगे। और ये मेरा नंबर है 7050387142, आप इस पर पेमेंट कर दीजिएगा 99, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको सभी नोट्स मिल जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में अनुशासन का अर्थ है। तो ऑप्शन में कड़ी सजा, आज्ञा पालन, शिक्षक का सभी बात मानना, नियमानुसार कार्य करना। तो देखिए विद्यालय में अनुशासन का अर्थ होता है नियमानुसार कार्य करना। यदि मान लीजिए विद्यालय के संचालन के लिए जितने भी मानक है सरकार के द्वारा बनाया गया, आप उसको फॉलो कीजिए। चाहे विद्यालय में कोई शिक्षक हो, छात्र हो, उस मानक के अनुसार ही काम करना चाहिए, उस नियमानुसार ही कार्य करना चाहिए। यह नहीं कि अब मास्टर साहब जो बात कहते हैं सब मानना चाहिए। मास्टर साहब बोले कि चलो हमारे घर पे मेरा खेत थोड़ा ताम देना, खेत जोत देना, मेरे घर पे साफ सफाई कर देना। और आपको बताते हैं कि सच्चाई ऐसा ही होता था। जब हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के सर जी क्या करते थे कि मध्याह्न भोजन के लिए जो लकड़ी लाना रहता था तो हम लोग को भेज देते थे। उनके घर में उनकी बेटी का शादी हो, बेटा का शादी हो, तो बर्तन उठाने के लिए जैसे विद्यालय से बर्तन जाता था तो हम लोग को कहता था लेके आने के लिए। तो यह सब जो है शिक्षण कौशल के विपरीत था, हम लोग को समझ नहीं था, मगर फिर भी हम लोग को लोभ लालच देता था मिठाई खिलाने का, हम लोग उसके लिए काम करते थे। तो मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो विद्यालय के लिए जो नियमानुसार बना है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ऑप्शन में छात्र, छात्राएं, माता पिता, कक्षा कक्ष के शिक्षक। तो देखिए कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता के लिए कौन जिम्मेवार होता है। तो शिक्षक जिम्मेवार होता है, यानी कक्षा कक्ष के शिक्षक। यानी आप एक शिक्षक हैं और आपके कक्षा कक्ष में विद्यालय उद्दंड की तरह कर रहा है, अनुशासन को तोड़ रहा है, ठीक है, अनुशासन नहीं बना रहा है, तो ये आपकी जिम्मेवारी होती है एक शिक्षक होने के नाते कि आप कक्षा कक्ष के अनुशासन को बनाए रखिएगा। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन में छात्रों का लगातार मूल्यांकन, शिक्षकों का अधिक वेतन देना, अच्छा स्कूल भवन बनवाना, मध्याह्न भोजन देना। तो देखिए शिक्षण कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो छात्रों का लगातार मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी आपको रहेगा कि शिक्षक का शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वह भी रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो मानना। यह आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोई ये आंसर सेलेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए शिक्षक को अधिक वेतन देने से जो है विद्यार्थी का शिक्षा कौशल विकास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अच्छा स्कूल भवन ही बनवा दिया जाए और शिक्षक ही अच्छा नहीं रहेगा पढ़ाने वाला, तो फिर बच्चा का क्या विकास हो पाएगा। मध्याह्न भोजन देने से क्या सिर्फ शिक्षा का विकास होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा है कि शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं तो उसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए लगातार समय समय पर। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कार्यालय का प्रधान कौन होता है। तो ऑप्शन में अध्यापक,
सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लाइब्रेरियन। तो देखिए विद्यालय के जो है प्रबंधन को चलाने के लिए विद्यालय में एक कार्यालय होता है और उस कार्यालय का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, जर्मनी, भारत। तो देखिए केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली है क्या, बताते हैं। तो देखिए हमारे देश में जैसे केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली के तहत कौन कौन विद्यालय आते हैं, जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय जैसे पूरा उसमें भारत सरकार के द्वारा शिक्षक को अच्छा शिक्षक को वेतन दिया जाता है, अच्छा शिक्षक की नियुक्ति किया जाता है। या आर्मी स्कूल हो गया, यह आपको केंद्रीय विद्यालय के तहत आता है और उसमें केंद्रीय पाठ्यक्रम चलता है। तो देखिए अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित देश है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत तरक्की किया हुआ है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है केंद्रीय मतलब शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ जो है केंद्र सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है आपको विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है। और हम लोग के यहाँ उल्टा होता है, हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में दिया जाता है और बहुत सारा कम विद्यालय है जो है आपको केंद्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार चलता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पढ़े भारत बढ़े भारत योजना में किस विषय पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पढ़े भारत बढ़े भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 2014 में शुरुआत हुआ था। और इस योजना के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था तथा इस योजना के तहत कहा गया था कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों को जो है गणित की शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो पढ़े भारत बढ़े भारत योजना में जो है गणित विषय की बात की गई थी, ठीक ना। और यह आपके नोट्स में भी दिया गया है, तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोग का जो है 20 में 20 सही होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि। तो ऑप्शन में इसमें कम मेहनत करना पड़ता है, आप इसमें रुचि रखते हैं, इसमें अधिक छुट्टी मिलती है, यह नौकरी आसान है। तो देखिए यह आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है, ठीक है, और यह आप कैसा सोचते हैं यह देखता है, आप क्या लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए आप अगर शिक्षण पेशा पसंद करते हैं तो सबसे पॉजिटिव यह लीजिए कि आप जो है इसमें रुचि रखते हैं, यह नहीं कि यह इसमें मेहनत कम करना पड़ता है, सिर्फ सरकारी स्कूल में जाकर बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे या इसमें अधिक छुट्टी मिलता है या यह नौकरी आसान है, यह नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए आप कोई भी पेशा चूज करते हैं तो उसमें आपको रुचि होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में मूक बधिर छात्र के लिए, सभी छात्र के लिए, दलित छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मूक बधिर छात्र के लिए, यानी जो बच्चा बौक रहता है, देहाती भाषा में कहते हैं ना कि ये बौक लड़का है, तो उसके लिए किया जाता है जो बोलने में असमर्थ रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए विद्यालय में 3 तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक ना। अब देखिए आपको पता है कि सांकेतिक भाषा के तहत जो इशारों में पढ़ाया जाता है, इशारों में जो है मूक बधिर बालक को कुछ भी समझाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा विशेष रूप से निर्भर करती है। तो ऑप्शन में आधारभूत सुविधाएं पर, खेल का मैदान पर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर, शिक्षक के शिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर। तो देखिए स्कूली शिक्षा जो विशेष रूप से किस पर निर्भर करती है, तो शिक्षक के शिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर। यदि आप एक शिक्षक है विद्यालय में और आपको सही से पढ़ाने का तरीका नहीं है, नहीं आप लेसन पढ़ाने के बारे में कुछ जानते हैं, नहीं आप माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट अभी ट्रेनिंग जो रहा है सिर्फ जो है पैसा पे डिग्री घर बैठे करते हैं, बस 10% बच्चा जो है ट्रेनिंग में ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो शिक्षण का कौशल कैसा होगा वो तो आप देखते ही हैं, सरकारी स्कूल में क्या टीचर की बदहाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्कूली शिक्षा विशेष रूप से निर्भर क्या करेगी, तो शिक्षक के शिक्षण कौशल पर। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि देखिए हम आप लोग को सोचे हैं कि अब रोज जो है 3 वीडियो देंगे और सभी 3 डिफरेंट टाइम है। एक हम सुबह का टाइम बताइए कि 7 बजे एक जो है अब टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो हम 7 बजे सुबह में देंगे या 8 बजे दे, तो आप लोग बता दीजिए कम समय है। और फिर हिंदी का जो है वीडियो आपको या तो दोपहर 2 बजे देंगे या 4 बजे देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 7 बजे जो है अब रोज जो है जीके जीएस का क्लास आएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सुबह 7 बजे सही रहेगा या 8 बजे सुबह में सही रहेगा, ठीक है। तो आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा और कल से जो है हम आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे है जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, विजय चौधरी, दिनेश प्रसाद सकलानी, नीतीश कुमार। तो देखिए एनसीईआरटी का जो है अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। उसके बाद जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री विजय चौधरी जी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है हमारे बिहार के? तो नीतीश कुमार जी है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय में मानवीय संसाधन है? तो ऑप्शन में छात्र, विद्यालय भवन, श्यामपट्ट, पुस्तकालय। तो देखिए इसमें से जो है आपको मानवीय संसाधन कौन हो जाएगा? तो छात्र हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि विद्यालय में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन, एक भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन के तहत जीवित व्यक्ति जितने भी है आपको सजीव प्राणी, वो आपको मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, छात्राई हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, यह सभी मानवीय संसाधन है। उसके बाद भौतिक संसाधन में क्या सब आता है? जितने भी विद्यालय में निर्जीव चीज़ है, ठीक है, जैसे विद्यालय भवन हो गया, श्यामपट्ट हो गया, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, विद्यालय का बाउंड्री हो गया, यह सभी आपको भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम किस पर आधारित होते हैं? तो ऑप्शन में विषय सूची, विषय वस्तु, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है? तो उपयुक्त दोनों पर, यानी विषय सूची और विषय वस्तु पर आधारित होता है। आप जो किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि उस पाठ्यक्रम में बालक का रुचि रहे, बालक को जो है सही से शिक्षण कौशल मिले, वह उसके विषय सूची के अकॉर्डिंग हो, वह उसके विषय वस्तु के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो पाठ्यक्रम जो है इस दोनों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, विषय सूची और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा कब आया था? यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपको जो है जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, आप तो इसे शिक्षण अधिगम के नोट से खोज लीजिएगा, और यह सभी दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। तो देखिए एनसीएफ जो है कब मारिएगा? 2005 या 2009, यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में आया या 2009। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप लोग को कितना मार्क आया है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।